वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसतुल्ला ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम। आज दोपहर को मीडिया की स्क्रीन्स यकदम लाल हो गईं और बड़ी टिकर्स में भी और ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चलना शुरू हो गया कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के दस्ते रास डॉक्टर आसिम हुसैन ने आज एक अदालत के सामने अपना इतराफ़ी बयान दे दिया है 164 के तहत, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दे दिया है। बस ये ख़बर का चलना था कि तमाम चैनल्स पे बात चलनी शुरू हो गई कि उन्होंने क्या क्या उगल दिया, जो तमाम इल्ज़ामात उनके ऊपर थे वो सब के सब उन्होंने कबूल कर लिए और सारी ये बातें होनी शुरू हो गई कि अब जो उन्होंने जिन जिन के नाम लिए थे अपने इतराफ़ी बयान में, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो, क्या उनको कहीं दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी। मगर यकायक दोबारा से ख़बर आई कि ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, और जो बयान रिकॉर्ड हुआ वो किसी और गवाह का इस केस में था। असल बात हुई क्या, पहले डॉक्टर आसिम के वकील अवैस जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी अवैस साहब, बताइएगा कि आज हुआ क्या अदालत में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, असल में ये हुआ कि ये जो भी कार्रवाई हुई ये बड़ी खामोशी के साथ और खुफिया हुई थी, तो हमें अंदाजा नहीं था कि हम लोग तो वी आर ऑल आर वेटिंग नैब कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो इन द मीनवाइल जब हमें थोड़ा सा अंदाजा पता चला कि जी सिटी कोर्ट पहुंच चुके हैं डॉक्टर आसिम, तो मैं तो वहाँ भागता हुआ पहुंचा। तो बहरहाल जो कुछ हो चुका था, तो डॉक्टर आसिम मेरे साथ चादर में बाहर निकले मेरे साथ, और उनको नीचे गाड़ी तक मैंने छोड़ा, उनको मैं उनके साथ था। तो सबने जिसने भी देखा उसने यही देखा कि जी डॉक्टर आसिम जो हैं वो मेरे साथ जो हैं वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सबको पता चल गया डॉक्टर आसिम है। तो अब वो जब बात ये हुई तो लोगों ने सब ने ये कहा कि इसका जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई एसीपी कोर्ट भी नहीं है और हाई कोर्ट भी नहीं है, नैब भी नहीं है, मजिस्ट्रेट है, तो सब ने यही अजम्पशन किया कि डॉक्टर आसिम अपना 164 करके यहाँ से जा रहे हैं। जब फिर ये बात किसी ने किसी से पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की, किसी ने मुझसे पूछने की महसूस नहीं की, कुछ नहीं। अब ये खबर मीडिया में आगे तक निकल गई कि जनाब अली 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो गया है और उन्होंने इतराफी बयान और ये सब ये हुआ बात। चलें वैस जमाल साहब, बहुत शुक्रिया। हम यही क्लैरिफाई करना चाह रहे थे। तो अब समझ आई ना, अब समझ आई कि हुआ क्या है, क्योंकि सुबह से वही जो भी यहाँ पे फुटेज और ये स्क्रीनशॉट्स ट्विटर अकाउंट्स की हम देख रहे हैं, सुबह से ये खबर चल रही है कि डॉक्टर आसिम ने इतराफ़ जुर्म किया है। हालांकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है डॉक्टर यूसुफ सतार की, जो मेरा ख्याल है डिप्यूटी मेडिकल डायरेक्टर हैं ज़ियाउद्दीन हस्पताल के, जो अब स्टेट्स विटनेस शायद बन गए हैं। तो अब देखिए कितनी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जैसे अभी वह सब कह रहे थे कि किसी ने जहमत ही नहीं की कि पूछ ले। ब्रेकिंग न्यूज़ इंतज़ार तो नहीं कर सकती ना, लेकिन बाद में तो डॉक्टर सत्तारी का नाम चलता रहा मीडिया पे या थ्रू। हाँ नहीं, पहले 1 घंटे की ये गरम ट्रांसमिशन चली है कि जनाब उन्होंने ना सिर्फ सब कुछ उगल दिया है बल्कि उन्होंने नाम भी ले दिए हैं, और उसका इस केस पे ये असर पड़ता है कि ज़ाहिर है मैजिस्ट्रेट के सामने जब 164 में आप बयान रिकॉर्ड करा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कहना होता है कि मैंने किसी भी दबाव के बग़ैर मैं बाकायमी होश व हवास ये बयान दे रहा हूँ, जो फिर आपके केस के साथ लगता है और आगे तक फिर ये जाता है और ये बेसिक पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। कोई ऐसा चैनल है जिसने ये खबर ऐसे ना चलाई हो? सर कोई ऐसा चैनल बदकिस्मती से नहीं है, या कम से कम हमारी नज़र में तो नहीं, हमारी नज़र में नहीं है। और बात जब की जाए, आप ये बात कर रहे हैं ना वसत साहब के चैनल्स हैं, तो चले 1-1.5 घंटे बाद खबर को उल्टा पुल्टा लिया। जो प्राइम टाइम शोज़ हैं कम से कम 4 मैंने देखे हैं जिसमें ऊपर बोल्ड हेडलाइन चल रही थी कि डॉक्टर आसिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब देखें ये हो गया, अब परसेप्शन कैसे फैलती है। हाँ, मतलब आपसे आपने कहा कि पहले ये खबर चली, फिर बाउंस हो गई तो इसको चेंज कर दिया कि नहीं असल में उसकी कन्फेशनल थी, पुरानी खबर गायब होगी। अभी कुछ वक्त पहले मैं ट्वीट की थी कि आज हम इन चीज़ों पर, टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो एक रिप्लाई आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर आसिम ने तो एतराफ़ भी कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। तो समझाने की कोशिश में लग गया कि नहीं जी एतराफ़ उससे हुआ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं जी मैंने तो टीवी पे देखा है, मैं तो। देखिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसका खला पुर करने के लिए अब एक नई फॉर्म हमें पढ़ानी पड़ेगी बच्चों को, जर्नलिज्म के बच्चों को, क्रिएटिव जर्नलिज्म।
मतलब जो नहीं है हाँ। वो हवा से खींच के ले आए। मैं इमेजिनेटिव कहने वाला था क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव इमेजिनेटिव अच्छा, क्रिएटिव में भी सर कुछ होता है तो क्रिएट होता है। अच्छा, जो क्रिएटिव जर्नलिज्म का पेपर हो उसमें एक छोटा पेपर, झैली पेपर वो भी होना चाहिए कि ख्वाहिशात को खबर बनाने का। बिल्कुल। वैसे ख्वाहिशात और खबर एक बड़ा खूबसूरत टॉक शो का नाम भी हो सकता है। हाँ, मेरा ख्याल किसी भी टॉक शो मेरे जहन में जो आ रहा है ऐसे शो का नाम होने से खबर से आगे, कि खबर अभी हुई नहीं है, आप आगे पहले निकल गए ना। खबर से आगे खाई, खबर से आगे खाई। वैसे एक शो का नाम है खबर से अच्छा आगे। चले तो यानी कि इससे पहले कोई इसका शुरू मतलब कर है दे कि यार। मैं की बात सादिक है कि क्रिएटिव जर्नलिज्म ऑलरेडी हो रहा है। क्रिएटिव बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑल्सो लेकिन सोशल मीडिया में भी कुछ हो रहा है यार। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ हो रहा है और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, हाँ अब ये है एक्चुअल क्रिएटिव वाला काम जो आपको बताने वाला। अब मसला क्या है कि जी जब इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, हाँ, और जब स्टेट भी इस तरह का केस चला रहे हैं और जिस तरह की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, आप कह सकते हैं ट्रायल बाय टिकर। अब हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि डॉक्टर आसिम गिल्टी हैं, हो सकता है ये सारे एलिगेशंस ट्रू हैं, हम नहीं कह सकते कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है, लेकिन जिस तरह कार्रवाई चल रही है खासतौर पे मीडिया पर, तो एक सवालिया निशान उठता है। और जब इस तरह की खबरें बाउंस होती हैं तो फिर लोगों का एक तो एतमाद को भी ठेस पहुंचता है, अगर किसी में कोई एतमाद बची है, और फिर लोग जाहिर है कि मजाक भी उड़ाते हैं। अच्छा, किसी ने माजरत की? अभी तक नहीं की, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लोग फिर आखिरकार आपको पता है बहुत तेज है, और खासतौर पे जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं वो मौका नहीं छोड़ते। तो आज इसी खबर के आने के साथ साथ एक हैशटैग ट्रेंड किया ट्विटर पर, डॉक्टर आसिम का एतराफ, और इसमें कोई बहुत ही मजेदार बातें की गई। कुछ मैं आपको सुना दूं अगर इजाजत है। जी प्लीज। जी, एक है वकार राजपूत साहब। वकार राजपूत साहब कह रहे हैं कि नेटो के 19,000 कंटेनर मेरे क्लिनिक के थर्मोस्टेट बॉक्स में ही रखे हुए हैं, डॉक्टर आसिम का एतराफ। अच्छा। दूसरा है ये है इज़ा, नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, अल्ताफ हुसैन की कॉल्स का बिल भी मैं ही पे करता था, डॉक्टर आसिम का एतराफ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला मैंने ही किया है, डॉक्टर आसिम का एतराफ। बाखुदा मैंने इमरान और रेहाम की तलाक में कोई किरदार नहीं है, डॉक्टर आसिम का एतराफ। और फिर ये भी है कि मियां बरादरान के सर पर बाल भी मैंने ही लगवाए थे, जी हाँ, डॉक्टर आसिम का एतराफ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ही हर साल अतीका उधो और मानूर बलोच को बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाता हूँ, डॉक्टर आसिम का एतराफ। ये वैसे अच्छा, वो सही है ना? इनके असिस्टेंट थे जिनका इतराफी बयान था, क्या नाम है उनका? डॉक्टर यूसुफ सत्तार। हाँ, मैंने एक एफएम स्टेशन पे खबरों का बुलेटिन सुना, आप तो बहुत पीछे हैं भाई। उन्होंने कहा कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा इन साहब से, क्या नाम है, डॉक्टर यूसुफ से, कि जी आप बताएं कि जो टेररिस्ट थे उनका किस तरह होता था, तो उन्होंने कहा जी 50-60% डिस्काउंट और उनका रिकॉर्ड भी नहीं होता था। तो इस पे मजिस्ट्रेट ने सामने बैठे हुए डॉक्टर आसिम से पूछा कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं। इस पे डॉक्टर आसिम खामोश रहे। ये तो वो एफएम का जो रिपोर्टर है वो अंदर मौजूद था, क्या बातें कर रहे हैं यार। नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि आइंदा मैं अगर एडमिट होने गया ना तो मैं अपना टेररिस्ट कार्ड दिखा दूंगा, डिस्काउंट तो मिलेगा ना यार। मतलब तो मीडिया कार्ड भी टेररिस्ट कार्ड से कम तो नहीं है यार, मतलब कुछ लोगों के बकौल। लेकिन ये मुझे बात समझाएं, वो खामोश क्यों रहे अगर ऐसी बातें उनके मौजूदगी में यार? इसलिए एक सिंपल बात है कि मीडिया में किसी ट्रायल में जब आप जाते हैं तो एवरी वर्ड दैट यू स्पीक ऑन रिकॉर्ड बिफोर अ जज गोज फॉर और अगेंस्ट यू, तो वो हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तो ये ऐसे नहीं आप कर सकते, आई ऑब्जेक्ट भी लॉर्ड और खड़े हो गए। अदालत कोई एक्शन लेगी? अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। अदालत क्या एक्शन लेगी? क्यों एक्शन लेगी यार? हम ब्रेक ले लेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद लोकल बॉडीज पर। हमारे साथ वेलकम बैक। और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान बड़ा दिलचस्प मैच चल रहा है लोकल बॉडीज़ का। आई होप आप साथ ही पाकिस्तान का आखिरी T20 भी देख रहे होंगे, लेकिन असल T20 इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे निकल चुकी है, बल्ला चल चुका है, और नून लीग का शेर जो है वो ज़रा हाफ्ता काफ्ता पीछे आ रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से बाहर
और वो भी वफाकी दारुल हुकूमत में कि तहरीक इंसाफ को एज मिली है नून लीग के मुकाबले में। बड़े अच्छे बात। पहला इलेक्शन है जी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से बाहर धांधली नहीं हुई। ये भी है ये पहला इलेक्शन। हाँ। लेकिन वैसे अपना मुबशर है तो आपका आबाई गांव, बिल्कुल ठीक है, तो आपको ज़्यादा मालूमात है, मुझे नहीं ज़्यादा पता इस्लामाबाद के बारे में, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत लोग क्रेडिट दे रहे हैं असद उमर साहब को, ठीक है, कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ये सिर्फ ये सेल्फी स्क्वाड टाइप नहीं है कि आई एम डूइंग दिस और फिर तस्वीर अपलोड कर दी और आराम से घर पे बैठ के बाकायदा काम किया गया है। एक ये है। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल जुमे के दिन हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे जब इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नोटिस दिया गया था और वो पतली गली पकड़ कर रैली पर पहुंच गए थे, खेतों में से चौड़ी गली हो गई है। तो हमने ये भी कहा था कि यार ये भी चीज़ वो बहुत मैटर करेगी, जो डिफाइंड एटीट्यूड था मेरे ख्याल में, वो जैसे हमने उस दिन भी कहा था, इमरान खान साहब समझ गए हैं कि यार अगर इफ़ आई गो बाय द बुक तो मेरे ख्याल में जो है ना, ये आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि पहले ही इज गॉन बाय द बुक यार, लेकिन चले वो और बात है। बट एनीवे ये भी है। एक और साहब है, उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो इस्लामाबाद, जिन लोगों का वोट इस्लामाबाद में है लेकिन है वो खैबर पख्तूनख्वा के, शायद उनका वोट बैंक भी फैक्टर इन किया, लेकिन फिर कोई भी वजह हो एएनपी के लिए भी हो सकता है जीत गई, जीत रही है। असल बात ये है टाइम भरना नहीं है, तजिया नहीं खेलना, नहीं खेलना है अभी तक 35, लेकिन इतराफ भी तो करो यार, पीटीआई जीत गई है, वो तो कौन डिनाई कर रहा है, खुल के दिल से इतराफ करें आप, जीत रही है। 35 रिजल्ट्स में से 18 जो है पीटीआई के अब तक हुए हैं, 11 नवाज लीग के हुए हैं, 5 आज़ाद हैं। और इस वक्त बाद में जब इमरान खान साहब शिकवा करेंगे कि अब के नई तरह से कुछ और हाथ हो गया, ये जो 5 इंडिपेंडेंट हैं 35 में से, इनको काबू कर लें। हाँ, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर ये 10 हो गए और फिर नवाज लीग तो एक्सपर्ट है इंडिपेंडेंट्स को काबू में करने के, तो फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा अभी से काबू करने। अच्छा, दूसरी पीपल्स पार्टी में जो माइनॉरिटी सीट थी वो पीपल्स पार्टी ने ली है, ऑब्वियसली लेनी थी, पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी ही है। तो बहरहाल एक और सीट भी ले ली है ना, मेजॉरिटी की भी एक खींच लिया। आप मतलब ऐसे वो ना हो, 2 हो गई हैं उनकी सीटें। हाँ। तो जो भी अच्छा, पहले जो नेशनल असेंबली में थी, एक सीट पीटीआई के पास है इस्लामाबाद की और एक नून लीग के पास है, तो आधा आधा बटा हुआ था। अब लगता है कि आधे में से भी कुछ जो है पलड़ा वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है, और ये एक बहुत हेल्दी साइन है डिस्पाइट वट एवर इज गोइंग, क्योंकि इससे जाहिर है जिसका भी मेयर बनेगा, और अब अगर पीटीआई एक क्लियर मेजॉरिटी ले जाती है और अगर पीटीआई का मेयर बनता है तो फिर ग्राउंड के ऊपर काम लोगों को नजर आएगा। अब तक तो बस कंटेनर पे जो है ना दावे या फिर मुझे एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर पीटीआई का मेयर बन गया, बताओ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत और अरविंद केजरीवाल में। और यार वैसे बड़ा खूबसूरत सिनेरियो है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में बड़े कोई आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, बहुत लोगों ने ये बात किया, तो ये वैसे बड़ा मजाक के अलावा ये अच्छा बने, वो बड़ा मजेदार सिनेरियो। लेकिन शर्त ये आज़ाद काबू में करें अभी से। ये बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर पीटीआई वाले सुन रहे हैं तो ये बात सुन लें और देखिए एक दो लिफाफे भेज दें। ऐसे मौकों पर होता ये कि जो आज़ाद अरकान है ना, वो जो पार्टी जीतती है ना, उसके ऑफिस के सामने घूमना शुरू कर देते हैं, या गाड़ी में या पैदल, ये वो कि भाई कोई हाथ मार ले के यार आ जाओ, या फोन नंबर लिख के पट्टी फेंक देते हैं, हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लो, इमरान खान को मिस्ड कॉल दे देंगे। तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, या बाय वन गेट वन फ्री वाले भी होते हैं कि जनाब वो कभी-कभी होते हैं, वो भी होता है ना कि जी हम पैनल बना के चलते हैं, पैनल बना के, तो ये बात है बाय वन गेट वन। वो जैसे हमने ये पैनल बनाया है ना प्रोग्राम का, तो हां वो बिकता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो छोड़ दें। अच्छा, अब मेरी कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं है इस्लामाबाद लोकल बॉडीज़ पे, आपको पता है, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, मैं मेरी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें आप। लेकिन आज एक चीज़ देखी मैंने, और जी हाँ ट्विटर पर ही देखी, क्योंकि और मैं कुछ देखता नहीं हूँ। वो एक बड़ी मज़ेदार तो नहीं, काफ़ी अपसेटिंग भी था एक तरह से, कि ईमान हाजिर साहिबा हैं, शरीन मज़ारी की बेटी साहिबजादी हैं। तो आज उन्होंने एक ट्वीट की कि आज मैं गई अपना पहला वोट डालने, और मैं अपने वालिद साहब के साथ गई हूँ, हम 7 वोट देने गए हैं, लेकिन हमने मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। और उसके साथ साथ एक तस्वीर भी लगाई जिसमें बैलेट पेपर था, उसमें शेर का इंतखाबी
निशान लगा हुआ था, और फिर उसके बाद अगर कोई गुंजाइश रह गई थी तो उसके बाद ये भी कहा कि जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने अकलियत और नून लीग को वोट दिया है। ठीक है, अब बिल्कुल कोई नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, और हर एक की अपनी चॉइस है। हर एक की मतलब अपनी अगर चॉइस शेरी मजादी के साहबजादी हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरा खानदान जो है शेरी के इसका यही मतलब है, क्योंकि थ्योरी का क्या हुआ, हाँ एक जो थ्योरी है जो कि हम सारे एक्सपर्ट जो हैं वो जब कोई और थ्योरी नहीं मिलती तो उस पर तकिया करते हैं कि साहब लोकल बॉडीज इलेक्शन तो वही जीतता है जिसकी सूबे में हुकूमत हो या मरकज में हो। सर लेकिन इस्लामाबाद सूबा इज डिफरेंट। ये ज़िमनी इंतखाब के बारे में अच्छा सर, कैन आई फिनिश ना यार, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। नहीं फिनिश तो करने दें यार, फिर अभी मैं एक चीज रहती है ट्वीट यार, रोक लेना यार। ट्वीटाइटिस की कोई वैक्सीन नहीं है। ये हम मजाक में है, जब आपकी फोटोशॉप करके तस्वीर कोई खुद कुछ बम्बार आपको बना देगा ना तो हम जैसे भाई आपको बचाने आएंगे, सो प्लीज अलाउ मी, ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गाली गलोच का एक सिलसिला शुरू हो गया कि तुम कौन होती हो, तुम अपने, और सिर्फ ईमान को नहीं बल्कि शरीन मज़ारी को गालियां पढ़ने लग गए। और यूजुअली हम इस पे बात ही ना करते, लेकिन फिर शरीन मज़ारी साहिबा को खुद एक ट्वीट करनी पड़ी और वो कह रही है कि मुझे गालियां देने क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी का वोट दिया है, ये फैशिस्टिक है। मैं पीटीआई की हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पूरी खानदान पीटीआई के सपोर्टर हैं या उन पर लाजिम है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करें। डेमोक्रेसी मीन्स फ्री चॉइस। पता चल गया ना कि फैशिस्टिक क्या होता है, ये पता चल गया आखिरकार, पता चल गया। हालांकि वैसे ये बहुत दफा पहले भी हुआ है कि ईमान बीवी कुछ कह देती हैं तो इनके जो ऑनलाइन जाले हैं वो फिर यही जमहूरियत का हुस्न है। मजेदार बात है कि असद उमर को कभी ऐसी बातों का सामना नहीं करना पड़ता, हालांकि उनके भाई नून लीग में है, लेकिन आज असद उमर सबसे ज्यादा, आज असद उमर आगे खुश है। और नाज़रीन वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट का, हम चलते हैं ब्रेक पे और उसके बाद वापस आएंगे तो चलेंगे पेरिस। वेलकम बैक जी। और अब बात करते हैं आज की तीसरी मौजू पर, और वो है कि पेरिस फ्रांस में क्लाइमेट चेंज का समिट चल रहा है। सारी दुनिया के लीडर्स वहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो हमारे लिए बहुत अहम बात है कि वहाँ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई है, मेरे ख्याल है अफ़गान प्राइम मिनिस्टर अशरफ गनी के साथ भी, और इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात हुई है। अब नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात के बाद कहा कि बिल्कुल एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में हुई थी, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उसमें क्या बातें की गई थी। और क्योंकि बदकिस्मती से हम तीनों में से कोई भी उस काउच के पीछे छुपे हुए नहीं थे, चुनांचे हमें नहीं पता कि वहाँ क्या बात की गई है। और अगर आप मीडिया के थोड़े तज्जिए देखें तो वहाँ लगता है कि हर एक बंदा बहुत ही ऊंचे लेवल का बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, क्योंकि बातें क्या हो रही है कि पहले हाथ किसने बढ़ाया, ज़्यादा झुक के कौन बैठा हुआ था, फ्राउन कौन कर रहा था, मुस्कुरा कौन कर रहा था, ये हाथ चलाने पर भी तज्जिए है। लेकिन फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास लिप रीडिंग एक्सपर्ट ज़रूर मौजूद है, और वो हैं वसअतुल्लाह खान साहब। वसअतुल्लाह साहब, आप दावा नहीं है, आज से ज़ाहिर दोपहर से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, कोई 3421 दफ़ा देख चुका हूँ, तो इतनी दफ़ा तो कोई, तो आप भी देखेंगे तो आप लिप रीडिंग कर लेंगे कि बेसिकली उन्होंने क्या कहा है। लेकिन चूंकि मुझे सोफे पे के पीछे छुपने का मौका नहीं मिला था जी, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लबों से अंदाज़ा लगाऊं कि उन्होंने क्या कहा है। जी नवाज़ भाई, क्या बताऊं, बिहार के चुनाव में पाकिस्तान को गाली देकर भी बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, समझ में नहीं आता क्या करूं। मोदी साहब मैं क्या बताऊं, मेरे तो अपने हाथ इतने ज़्यादा खुले हुए कभी भी नहीं थे, अब तो और बंद गए हैं, समझ तो आप गए होंगे। तुम चिंतित ना हो दोस्त, दोनों भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तुम्हारे भाई के पास अब समय ही समय है। मेरा ख्याल है तो पानी का। अच्छा, जो मेरे ख्याल में कमोबेश यही बात हुई होगी, लेकिन इसको अगर डिप्लोमेटिक पैराई में ले आए तो यस, द टॉक्स वर हेल्ड इन कॉर्डियल एटमॉस्फेयर और इट वाज अ कर्टेसी मीटिंग। बिल्कुल ये भी है, लेकिन इसको कहते हैं रॉ इंटेलिजेंस। लेकिन सब ये जरूर कह रहे हैं कि भाई वजाहत कर दें। सॉरी, नहीं मैं तो नहीं करूंगा ना यार, मतलब क्या बोलूं यार, सॉरी, वो इंडियन रॉ वाली नहीं, मतलब हाँ थैंक यू, यही है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ही कोई। अच्छा जनाब, जो सारे लोग मीडिया जो ये कह रहा है कि जी क्लाइमेट चेंज जो है ना
उसका तो कभी कोई नतीजा निकलता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में ये क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस बड़ी मुबारक साबित हो रही है। आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। क्या इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान फंसी हुई जो क्रिकेट सीरीज़ है क्या वो शुरू होगी? क्या दोनों के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी? जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है फ्रैंकली मेरी दुआ है कि सीरीज़ ना ही हो, तो क्योंकि जो हशर हमारे बॉयज़ कर रहे हैं तो क्या बुरा हो रहा है हमारे साथ खासा, तो वो जो है। लेकिन उसके बावजूद अचानक कैसे हो गई ये कर्टेसी मीटिंग? एक काउच पे भी साथ साथ बैठ गए जबकि वैसे टॉक्स करने पे तैयार नहीं है मुझसे साहब। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े दावे करने का रिस्क नहीं ले सकता इंडिया पाकिस्तान के मामले में। मोदी साहब नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत बेहतर एक्टर हैं। वो जब भी फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो उनकी सारी तवज्जो ये होती है कि कैमरों का रुख उनकी तरफ हो। हत्ता के कोई दरमियान में आ जाए तो उसे बाजू से भी खींच के साइड पे कर देते हैं। ने लाइक नहीं तो ये उन्हें फन आता है। अच्छा, उसके बाद भी उनकी एक तस्वीर आई है जो प्रिंस चार्ल्स और डेविड कैमरून के साथ ना, उनके साथ भी बड़ी उन्होंने फुल रेड कार्पेट किस्म की तस्वीर खिंचवाई है, जिसको फिर नीचे फेसबुक पे खासा शेयर किया जा रहा है कि जनाब ये देख लें फिर से शुरू हो गई है। हाँ नहीं, ये तो मतलब सेल्फी किंग तो है, लेकिन अगर हम थोड़ा तजिया खेल रहे हैं, अब जाहिर है कि यार इसमें से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए। दोनों गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार चलो थोड़ी हेलो हाई कर लेते हैं, बैठ गए। नहीं, गुजरने भी देखें यहाँ एक स्टेप एक मूव कैलकुलेटेड होता है, वरना आपको याद होगा कि सार्क की कॉन्फ्रेंस में भी मोदी साहब जो है अखबार पढ़ रहे थे और नवाज शरीफ साहब पीछे से गुजर रहे थे और उन्होंने कोई लिफ्ट उसके ऊपर भी बहुत तजिया हुआ था। यूएन में सिर्फ 10 फुट के फासले पे या 15 फुट के फासले पे बैठे हुए थे, सिर्फ ये हुआ। और आज वो खुद चल के आए और उन्होंने थोड़ी सी बात की और सेल्फियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वायरल हो गई हैं। तो मैं कम से कम मोदी को ज़्यादा नंबर दूंगा कि उन्हें अपने आप को इन रखना आता है। एजेंडा क्या होगा, बाद में इसका क्या मतलब होगा, कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर तो उनको पीछे से कोई सिग्नल मिल गया तो वो कहेंगे कि हाँ साहब मैंने शुरुआत की। अगर नहीं मिला तो उनके पास मुड़ने को बड़ा आसान रास्ता है कि साहब कर्टेसी कॉल थी, वो सामने से आ रहे थे तो अब मैं क्या करता, मैं इतना गैर मौजूद। लेकिन मुझे समझाएं कि एक तरफ जब इंडिया में इतना एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल हुआ हुआ है टुवर्ड्स पाकिस्तान कि वहाँ पे पाकिस्तानी एक्टर्स से लेकर के, अब तो बात खैर पाकिस्तानी तो कहीं पीछे रह गए, अब तो मुसलमानों पे जिस तरह बात आ गई है, आमिर खान बोले हैं, फिर मसला हो, शाहरुख खान इससे पहले बोले थे तब प्रॉब्लम हो गई, तो वो वापस जाके क्या कहेंगे कि जी ये कर्टेसी कॉल थी, रास्ते में जाए थे, मैं कहा चलो सलाम ही कर लें, अपने मुल्क का भला हो जाएगा। तो वो जो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स है ना, वो कभी भी मोदी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अच्छा। ये जो इंटॉलरेंस एलिमेंट्स है, संगीत वक्त वगैरह वगैरह वगैरह, शिवसेना, क्योंकि आप देखें कि बहुत दफा ये हुआ है कि वही बात अगर मनमोहन सिंह ने की हो, अगर यही बात मनमोहन सिंह ने की हो तो लोग टूट पड़ेंगे कि जी या तो बताओ कि क्या बात हुई। बिल्कुल, मोदी से How are you talking when Pakistan is killing our jawans at the border? ये वाली बात, ये वाली बात। आप देखेंगे इंडियन मीडिया ने जिस तरह लिया, उसने बड़ा लाइटली लिया है कि जी क्लाइमेट चेंज और ये वो। मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह इनकी जगह होता तो कम से कम इतना लाइट नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया ने भी इस तरह लाइट नहीं लिया। उन्होंने लिखा है पाकिस्तान इंडिया क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है वो भी ये इशारा देना चाह रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक टेंशन थी या एक हॉस्टिलिटी थी वो जरा सी तब्दील जरूर हुई, या मजेदार हेडलाइन थी और चलाने का मूड हो रहा था। ये मेरी नजर में तो ये है यार। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा, मुझे इतराफ़ कर लेना चाहिए, पैसिमिस्ट हूँ मैं। बादल देख के घड़े फोड़ने के हक़ में नहीं हूँ। बग़ैर एजेंडे के ये मुलाकात थी। अब इसका कोई भी मतलब दोनों वज़राए आज़म बयान कर सकते हैं, जैसे जैसे गाड़ी मुड़ती चली जाएगी, डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हिच वे द विंड ब्लोज। एक तरफ हम ये बात भी तो कर रहे हैं ना कि कोई भी हेड्स ऑफ स्टेट का एक कदम भी जो है ना वो मिस कैलकुलेटेड या अचानक नहीं होता ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। तो जब अगर वो एक कदम जो है वो करने के बजाय वो आकर के काउच पे बैठ गए हैं, तो इसका सिर्फ एक मतलब नहीं हो सकता, इसका वो मतलब भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, और इसका कुछ मतलब भी नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि बैकलैश कितना आता है, एजेंडा क्या है, ये पीआरशिप है, ये मीडिया को अट्रैक्ट करने वाली बात है, ये अटेंशन ग्रैबिंग है, या कोई सिंसियर एफर्ट है, अभी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मेरी 30 सेकंड की वीडियो में आप क्या कह सकते हैं? मेरी नज़र में नवाज शरीफ और अशरफ गनी के बीच में जो बात हो, वो मेरे लिए ज़्यादा है।
क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक एलिजेड थॉ किस्म की हुई थी जब अशरफ गनी प्रेसिडेंट बने थे, फिर मामला दोबारा बात मेरी समझ में नहीं आती हो गए। लेकिन वो भी मुलाकात अलग नहीं हुई है। एक वो नवाज़ और डेविड कैमरून की मुलाकात थी, जिसमें बाद में अशरफ गनी को भी बुला लिया गया। तो वो मेरे ख्याल में एक ब्रिटेन की तरफ से कोशिश थी कि दोबारा बिठा करके कोई भी कोशिश करे, कोई तो कोशिश करे यार, मैं तो यही कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब अशरफ गनी खुद इस्लामाबाद आया था और जब अशरफ गनी ने कहा था कि मैं आप पे 100% एतमाद करता हूँ, आप डिलीवर करें, उस वक्त फॉर ग्रांटेड शायद लिया जा रहा था या कोई मसला था। जब अशरफ गनी ने टर्निंग की और उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र दिल्ली गए और दिल्ली ने उनसे 4 गनशिप का वादा कर लिया और उनके सारे नए कैडेट्स को देहरादून में और राजस्थान में कमांडोज ट्रेनिंग और स्पेशल सर्विसेज के लिए उन्होंने कहा कि आ जाओ, उसके बाद अब पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो जब अवेलेबल थे अशरफ गनी, उस वक्त उनसे फ़ायदा नहीं उठाया गया। अब ज़रूरत है, अब इनको एक अहम मुलाकात भी कहा जाएगा, एक नई अनइमेजिनेटिव और रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के हमेशा यही मसाइल नहीं, लेकिन मसला नहीं, अशरफ गनी के मसले में भी और मोदी के मसले में भी यूफा में जो कुछ हुआ उसका जो बैकलैश पाकिस्तान में आया, और अशरफ गनी के मामले पे भी मेरे ख्याल में जब नवाज शरीफ साहब अंडर कंट्रोल है ही नहीं तो बेचारे थोड़ा बहुत बात करके आकर के बैकलैश अशरफ गनी के खिलाफ ज्यादा आया था नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन सर जो मतलब जो मुझे जिस चीज का डर है ना कि जो कंट्रोल में है भी वो भी शायद अफगानिस्तान में डिलीवर ना कर सके। चलिए आपके व्यूअर्स फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। वेलकम बैक जी। और ब्रेक से पहले यहाँ मुबश्शिर ज़ैदी साहब आमिर खान की का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ कि मुबश्शिर भाई बहुत बड़े फ़ैन हैं आमिर खान की, हर एक मूवी देखी है। इनफैक्ट इनके कमरे बेडरूम के अंदर आमिर खान के काफ़ी पोस्टर भी लगे हुए हैं। मैं भी हूँ, इतला आई थी जी, मैं भी आप भी हैं? पोस्टर नहीं लगे हुए, चलें कोई बात नहीं। तो फिर मैं आप दोनों का थोड़ा दिल दुखाऊँ अगर इजाज़त हो, लेकिन उसका दुगना लगान देना पड़ेगा। ओह क्या ये देखो ये दिस इज प्रूफ राइट नाउ, ये फैंडम में आप आगे हैं आपसे। अच्छा खैर आप गजनी वाला मारा है ये प्लीज कायम अली शाह का जिक्र नहीं होना चाहिए। सर नहीं हो रहा आप छोड़ दें बस। अच्छा तो एनीवे आप पी के मत बने, खबर दिल चाहता है कर ले यार, चले जाए जो दिल अच्छा चाहता है। अच्छा ठीक है। अब आपको पता है कि हाल में ही शिवसेना ने सिफारिश दी थी आमिर भाई की कि जो भी जाके इसको एक चंड मारेगा तो उसको 1 लाख इंडियन रुपीस मिलेंगे, 2 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो शिवसेना के शायद किसी सपोर्टर ने एक वेबसाइट बना दी बाकायदा www.slapamir.com। इस वेबसाइट पे क्या होता है कि बेचारे आमिर खान की शक्ल लगी हुई है और आप माउस के जरिए जाकर क्लिक करते रहो तो उसके मुंह पर ढेर चमाटे पड़ती रहती हैं और उसकी गाल सूज जाती है, जख्म आ जाता है, चोट आ जाता है, बेचारा सोने लग जाता है। ये देखो कितना हैरान और परेशान लग रहा है हमारा आमिर भाई। तो लेकिन आप जैसे लोग भी हैं और आपकी तरह नहीं, लेकिन उनके पास कुछ मार्केटेबल कंप्यूटर स्किल्स भी हैं, वो काम भी कर लेते हैं। अच्छा। तो एक रिप्लाई में एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम था kissamir.com। और kissamir.com पर क्या होगा कि चमाट नहीं बल्कि चुम्मी चलेगी। ये देखें, ये है kissamir.com। ये जितने ये इतनी किसेस हैं आमिर के लिए। और ये देखें आमिर खान कितने खुश लग रहे हैं, गाल पर एक लिपस्टिक का भी है। अब ये देखो ये लिपस्टिक जाती है, ये नाउ यू हैव किस्ड आमिर खान। तो अब मुझे पता है आप लोग घर जाके क्या कर रहे होंगे। ये है www.kissamir.com। ठीक है, डोंट एक्सेप्ट एनी इमिटेशंस, हमारी एक ही ब्रांच है। ठीक है। अच्छा तो इतना है मेरे पास। लेकिन जीता कौन है इसमें? जीता कौन है? ऐसा नहीं, देखो हर चीज हार जीत में नहीं हो। हाँ यार, क्या किस तरह की बातें करते हैं, हर चीज को आप इसी पैमाने में देखते हैं। हाँ। क्योंकि क्रिकेट चल रहा है इसलिए आप पे हार जीत ही सवार है। सर क्या करूं, कुछ अखलाकियात होती हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सॉरी, मेरे पास भी एक खबर है, बता दें। अच्छा आप लोगों को मालूम होगा कि 28 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक ट्रक पे सवार होकर मुश्तरका रैली निकाली थी कराची में। सर वो रैली क्या रैली थी, मतलब मैंने जो अखबार में तस्वीरें देखी है ना,
ताहद्दे निगाह लोग लोग थे और उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे। नहीं हाँ यासर अराफात की कोई एनिवर्सरी तो नहीं थी शायद? नहीं, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ या तो आप अंदाज़ा नहीं, सॉरी। हाँ, वो जो फ़लस्तीनी झंडे वाली तस्वीर थी वो गज़ा या गरब उर्दन कहीं की होगी, वो दुनिया अखबार में छपी थी। अच्छा, उसको सोशल मीडिया ले उड़ा, वायरल हो गई कि साहब क्या ये फ़लस्तीन में बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं या कराची में लड़ रहे हैं PTI और जमात इस्लामी वाले। खैर, जब वो रियलाइजेशन हुई तो दुनिया वालों ने छानबीन की, फिर उन्होंने वजाहत की, बाकायदा वजाहत छपी है, बाकायदा वजाहत, और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे इस्लामाबाद एडिशन में ये गलती हुई। बाकी जो एडिशन थे कराची के या लाहौर के या दूसरे, उनमें जो ओरिजिनल तस्वीर थी रैली की वो छपी है, और जिन साहब ने ये हरकत फरमाई थी इस्लामाबाद ब्यूरो में, उनको कर दिया गया है फारिग और दुनिया का इदारा है माजरत खा। नॉट बैड। ये बहुत मेरा ख्याल शायद पहली दफा या मैं बहुत मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव बात है कि एक तो आपने क्लैरिफाई भी किया, क्योंकि लोग तो खाया तुम क्या मुस्कुरा क्यों रहे हो, कुछ कहने वाले हो। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये इस्लामाबाद एडिशन में छपी है और साथ लिखा है कि बाकी शहरों के जो क़ारीन हैं वो अपने अपने हजूम के मुताबिक रैली की तस्वीर तो वो उसमें ये अच्छा, ये मुझे बताओ ये सारे भंड इस्लामाबाद में क्यों होते हैं? लेकिन इसमें एज एन इस्लामाबादी इसमें पॉजिटिव पहलू यही है कि मैंने आज तक, अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर आसिम का जो आज चक्कर चला, किसी चैनल को तौफीक नहीं हुई कि वो कहे कि जनाब हमसे भंड हो गया और हम माजरत क़ारीन से माजरत करते हैं या नाजरीन से माजरत करते हैं। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है कि दुनिया की इंतज़ामिया ने माजरत की और एक्शन लिया, और मेरा ख्याल है कि तमाम मीडिया हाउसेस को अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने और आइंदा रखने के लिए इसी तरह करना चाहिए। माफ़ी से कद बढ़ जाता है, छोटा कभी नहीं होता, ना ये गैरत का मसला है। लेकिन इन्हीं के टीवी पे 8 बजे जो है वो जो उनके प्राइम टाइम एंकर हैं वो इतने बड़े वो पट्टी चल रही थी कि डॉक्टर आसिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। और भाईजान सर ये आप बड़ी डेंजरस टेरिटरी में आ गए। किन्नू की कर रहा हूँ मैं इस वक्त, किन्नू की बात कर रहा हूँ, आप सेब मत बेचिए। सर देखिए ना अखबार में तो आप अच्छा, आपके ख्याल में उन्होंने अच्छा नहीं किया माजरत? नहीं सर, अच्छा तो उस पर कुछ कहे ना। मैं हमेशा बहुत अच्छा कि आप हमेशा यस बट वाली बात करता हूं। ये देखो बिल्कुल कोई सिंसियरिटी नहीं है। अच्छा, कोई सिंसियरिटी हम जो बात करते हैं कि जो सहाफ़ी हैं उनका जहन छोटा हो गया है, वो तंग नज़र है, वो अपनी बात को वापस नहीं लेते, यार कम से कम इस प्रोग्राम में से तो नमूना नहीं जाना चाहिए। खुल के कहें कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है और सबको ऐसा ही करना चाहिए, सबको ऐसे ही करना चाहिए। और आइंदा प्लीज़ फ़लस्तीन कश्मीर की तस्वीरें लगाते हुए उनको पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ ना जोड़े। अगर बेशक जो भी मकसूद हो, नहीं अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं कर रहा, प्लीज़ डोंट ठीक है लुक एट मी, नहीं, we're not looking at you। लेकिन ये कि ठीक है वजाहत हुई और चीज़ साफ़ हो गई, और उम्मीद यही है कि आइंदा ये गलती नहीं हो। उनके साथ यकजहती ज़रूर करें, बिल्कुल, लेकिन उनकी तस्वीरें ना लगाएं। बिल्कुल सही बात है। और ये सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया तो अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि कोई भी अगर एक तस्वीर भेजे तो आपको 10 दफ़ा उसको चेक करना पड़ता है कि यार ये सही है या ये मुझे टोपी पहना रहा है या ये क्या घुमा रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ हाल में ये लोकल बॉडीज़ की पोस्टर्स की तस्वीरें आ रही थी जिसमें शायद मुमताज़ कादरी की भी तस्वीर थी, वो भी 10 दफ़ा चेक करनी पड़ी। एंड में पता लगा कि हाँ वो अच्छा, जिस ज़माने में इंटरनेट और सोशल मीडिया का वजूद नहीं था ना, उस ज़माने में चीटिंग कैसे होती थी। मसलन एक मजमा है 100 का, तो उन्होंने जो है उसकी तस्वीर ले ली और उस 100 को 3 प्रिंट बना के जोड़ के लगा दिया, तो उससे वो 1 लाख का मजमा जो है नजर आता था। ये आम होता था। ये अभी भी होती है, वैसे अभी भी होते हैं। पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था कि उसी आप एक तस्वीर थी उसमें एक बंदा आपको 4 जगह नजर आ रहा था। ये होता है। अच्छा चले सर, बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत हुई है तो नाज़रीन हमारा वक्त ख़त्म हो गया और मैं ज़रा पाकिस्तानी टीम के साथ दो हाथ करना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो फ़िलहाल वक्त ख़त्म होता है और कल मिलेंगे। मैं ज़रा पाकिस्तानी टीम की खबर लेके आता हूँ। थैंक यू।